नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी ज्ञान अर्जित करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में हम आपको ऐसा कुछ बताएंगे जिसे सुनकर आप प्रेम और सद्भाव से अपने घर में रहने लगेंगे और आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उस घर में कभी गृह कलेश नहीं होता, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती, उस घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान इसी तरह बढ़ता रहे। प्रिय दर्शकों, ये जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी प्यार प्रेम बड़ी कहानी है और ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह कहानी 7 भाई और एक बहन की है। प्राचीन समय में एक नगर में 7 भाई थे और एक बहन थी। 8वां में काफ़ी प्रेम था। प्राचीन समय में ऐसी प्रथा थी कि औरत जो होती थी, महिलाएं जो होती थी वो घर का कार्य किया करती थी और पुरुष जो है बाहर का कार्य किया करते थे और वो जो भी कार्य करते और जो कमा के लाते उससे अपना घर चलाते, अपनी जीवन यापिका चलाते। महिलाओं को सिर्फ इतना ही काम करना था कि उन्हें बच्चे संभालने थे और अपना घर चलाना था और अपना खाना बनाना था और अपने घर में जो सगे संबंधी थे उनकी सेवा करना ही उनका काम था और कोई काम नहीं था महिलाओं का। प्रिय दर्शकों, जो 7 भाई थे उनका भी यही काम था कि वो रोज़ प्रतिदिन शिकार करने जाते और शिकार करके लाते और अपनी बहन को वो शिकार दे देते और बहन उस शिकार को काट पीट कर बनाकर अपने भाइयों को परोसती और प्रेम से मिलकर सभी खाना खाते। यही उनकी दिनचर्या थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते हैं और बहन घर में सोचती है कि आज क्या खाना बनाया जाए। तो बहन सोचती है जो भाई रोज़ शिकार करके लाते हैं वो तो हम रोज़ ही बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, बहन हरा सब्जी बनाने की सोचती है कि आज कुछ हरी सब्जी बनाई जाए। प्रिय दर्शकों, जब बहन हरी सब्जी बनाती है तो उसकी उंगली कट जाती है। चाकू से उंगली कट जाती है तो उस उंगली में से काफ़ी खून निकलता है। तो वो उस उंगली से खून को पोंछने की कोशिश करती है। तो वो सोचती है कि अगर मैंने खून को कपड़े से पोंछा तो भाइयों को इसके बारे में पता लग जाएगा और वो मुझसे काफ़ी प्रेम करते हैं, वो मुझसे काफ़ी चिल्लाएंगी कि ऐसा कैसे हो गया। प्रिय दर्शकों, फिर वो बहन सोचती है कि मैं इस खून को दीवार से पोंछ दूँ। फिर वो सोचने लगती है कि अगर दीवार पर पहुँचा तो तब भी ये भाइयों को दिखाई दे जाएगा और वो मुझे डांटेंगे और उन्हें पता चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब वो बहन क्या करती है कि जो खून उस बहन की उंगली से निकला था, जो उंगली कट गई थी, उस खून को वो सब्जी में ही मिला देती है और अच्छे तरीके से उस सब्जी को बनाती है। और शाम को 7 भाई शिकार से वापस लौटते हैं तो सभी भाइयों को वो खाना परोसती है। तो भाई जब खाना खाते हैं 7 भाई तो देखते हैं कि खाना काफ़ी स्वादिष्ट बना है। तो वो अपनी बहन से पूछने लगते हैं कि बहन, आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट खाना आपने बनाया है। तो बहन कहती है कि नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा ही बनाया है, जैसा आप रख के गए थे। भाइयों के काफ़ी पूछने पर भी वो बहन नहीं बताती है, पर भाई खाने की काफ़ी तारीफ करते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन 7 भाई जंगल की तरफ शिकार के लिए जाते हैं तो वो खाने की तारीफ करते हैं एक दूसरे से और शाम को जब वो शिकार से वापस लौटते हैं तो अपनी बहन से फिर पूछते हैं कि खाना काफ़ी स्वादिष्ट था, कल क्या बनाया था, खाना कैसे बनाया था। तो बहन पर काफ़ी वो दबाव डालते हैं, काफ़ी जोर डालते हैं। तब बहन ने पूरा किस्सा अपने भाइयों को बताया कि मैंने सब्जी काट रही थी और मेरी उंगली कट गई थी तो उसमें से जो खून निकला था वो मैंने सब्जी में मिला दिया था। प्रिय दर्शकों,
सातों भाइयों की संतुष्टि हो जाती है और वो उस दिन खाना पीना खाकर सोने चले जाते हैं। और सातों भाई एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगते हैं कि भाई जब बहन का खून इतना अच्छा है, जब बहन ने अपना खून सब्जी में मिलाया और वो खाना हमने खाया और बहन का खून हमें इतना अच्छा लगा, तो ज़रा सोचो कि बहन का मांस कितना अच्छा होगा। उनके मन में कुटिल विचार आने लगता है। प्रिय दर्शकों, अब सातों भाई एक योजना बनाते हैं कि बहन को मारकर बहन का मांस खाएंगे और बहन का मांस पकाएंगे। वो इस तरह की योजना बनाने लग जाते हैं। उनके मन में बहन के प्रति गलत विचार आने लग जाता है, एक कुटिल विचार आने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अगले दिन सुबह जब भाई सोकर उठते हैं तो अपनी बहन से कहते हैं कि बहन अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो, शादी योग्य हो गई हो, हम तुम्हारे लिए एक लड़का देख कर आए हैं, तुम्हारे ससुराल देख कर आए हैं, तुम चलकर ससुराल देख लो। प्रिय दर्शकों, बहन खुश हो जाती है। ससुराल जाने से पहले सातों भाई एक बांस का गोल चक्र बनाते हैं, चांद जैसा चांद होता है, और एक पहाड़ पर जाकर उसे लगा देते हैं और 2 खम्भे लगा देते हैं बांस के, और बीच में उस चांद जैसे चक्र को लगा देते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि बहन चलो हम तुम्हें गांव की तरफ लेके चलते हैं, उस गांव की तरफ लेके चलते हैं जहाँ पर तुम्हारा ससुराल है। बहन सातों भाइयों के साथ चल देती है। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद बहन पूछती है कि भाई मेरा ससुराल अभी कितना दूर है। तो भाई कहते हैं कि देखो वो पहाड़ पर चोटी पर जो चांद जैसा दिख रहा है वहीं पर तुम्हारी ससुराल है। बहन खुश हो जाती है और बहन भाइयों के साथ धीरे धीरे चलने लगती है, और जब वो पहाड़ की चोटी पर उस चांद जैसे जगह पर पहुंच जाते हैं तो उसी जगह पर उसे खड़ा कर देते हैं, और जो बड़ा भाई था वो अपने सभी भाइयों को आदेश देता है कि इसे रस्सों से बांध दिया जाए, और सभी भाई उस अपनी बहन को रस्सों से बांध देते हैं। भाइयों का ये रूप देखकर, भाइयों को अपने हत्यारे के रूप में देखकर बहन का जो हृदय था वो कांप उठता है और वो ईश्वर से गुहार लगाने लगती है, सोचने लगती है कि मेरे भाई कितने कुटिल हो गए हैं जो आज मेरी ही हत्या करने के लिए उतारू हो गए हैं। वो बहन सोचने लगती है। प्रिय दर्शकों, भाई कहता है कि भाइयों बारी बारी से हम अपनी बहन का शिकार करेंगे और इस पर तीर चलाएंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला नंबर बड़े भाई का था। जैसे ही वो तीर उठाता है अपनी बहन को मारने के लिए, बहन के दिल से एक आवाज़ उठती है, एक करुणामयी गीत गाने लगती है कि मारो मारो तीर मेरी छाती में लच्छे करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाए, धनुष जंगल को जाए। इस तरह से वो बहन जो है गीत गुनगुनाने लगती है। जैसे ही वो भाई तीर चलाता है उसका तीर का निशाना गलत निकलता है, वो तीर जंगल की तरफ जा पहुंचता है। बड़े भाई का निशाना काफ़ी अचूक था क्योंकि वो शिकारी था, फिर भी उसका निशाना चूक गया। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे भाई का नंबर आता है तो बहन फिर से वही गीत गाने लग जाती है कि मारो मारो तीर लच्छे करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाए, धनुष जंगल को जाए। इस तरीके से वो बहन गाने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, उसका भी निशाना चूक जाता है। इस तरीके से एक एक करके 6 भाइयों का निशाना चूक जाता है। अब सबसे छोटे भाई का नंबर आता है, 7वें भाई का नंबर आता है। वो मन ही मन काफ़ी दुखी था और मजबूर था अपने सभी भाइयों के सामने। अब वो उसके 6 भाई थे, वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारा निशाना चूका तो हम तुम्हें मार देंगे। प्रिय दर्शकों, उस बहन का दूसरा करुणामयी गीत शुरू होता है। वो बहन काफ़ी व्याकुल हो जाती है और अपने भाई पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है कि मेरे भाई की जान बच जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, और इसका तीर मेरे छाती को भेदता हुआ निकल जाए। और वो गीत गाने लगती है कि मारो मारो भाई छाती में लच्छे करके तीर, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए। ऐसा वो गीत गाने लगती है। और जैसे ही वो 7वां भाई तीर चलाता है उसकी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो तीर अपनी उस बहन के शरीर को भेदता हुआ, उसकी छाती को भेदता हुआ आगे निकल जाता है और उस बहन की मृत्यु हो जाती है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, 7 भाई उस बहन के मृत शरीर को उतारते हैं और जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाते हैं और उसका मांस पकाने की तैयारी करते हैं।
प्रिय दर्शकों, छोटा भाई जो था, जो अपनी बहन से काफ़ी प्रेम करता था, वो जंगल से कुछ मछली और कुछ केचुए और कुछ केकड़े पकड़ कर ले आता है और वो उन्हें बना के खाने की कोशिश करता है। प्रिय दर्शकों, छोटा भाई उन केचुओं को बनाकर खाने की कोशिश करता है और उसके जो सभी भाई थे वो उस बहन का मांस पका रहे थे, पर उसने छोटे वाले भाई ने सोचा कि अगर मैं अलग भोजन पकाता हूँ तो मेरे भाइयों को पता चल जाएगा। वो चुपके से अपना भोजन बना लेता है और उसके जो भाई थे वो बहन का मांस और चावल बनाते हैं, केले के पत्ते बिछा लेते हैं और भोजन परोसा जाता है। प्रिय दर्शकों, जो सातवां भाई था वो सोचता है कि अगर मैंने बहन का मांस नहीं खाया तो ये मुझे गाली देंगे, मेरे सभी भाई मुझे गाली देंगे, इसलिए वो अपने पास एक गड्ढा खोद लेता है और जो बहन का मांस था उसे उस गड्ढे में गिरा देता है और जो खुद का जो मांस बनाया हुआ था मछली और केचुओं का, वो उसका भोजन करता है, चावल के साथ उसका भोजन करता है। प्रिय दर्शकों, भोजन समाप्त होने के बाद जो हड्डियाँ बहन के मांस की रह गई थी वो भाई उससे कहते हैं इसे साफ कर देना, तो वो उस गड्ढे में उस बहन की हड्डियों को भर देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है। प्रिय दर्शकों, कुछ समय व्यतीत होने के बाद वहाँ पर एक बांस का पेड़ उगाता है और उसके बाद काफ़ी बड़ा झुंड हो जाता है उस बांस का। उसी नगर में भ्रमण करता हुआ एक साधु वहाँ पहुँचता है और वो मलमूत्र त्यागने लगता है, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है। और साधु वहाँ से जब ये आवाज़ को सुनता है तो उस जगह को साफ कर देता है और वहाँ से एक बांस फाड़ कर ले जाता है। एक बांस काट कर साधु अपने साथ ले जाता है और उस बांस में से साधु अपने आश्रम पर जाकर एक बांसुरी बना देता है और बांसुरी को बजाने लगता है, तो बांसुरी काफ़ी अच्छा संगीत निकालती है और साधु घर घर जाकर उस बांसुरी को बजाता और भिक्षा मांगता। अंततः उस नगर में साधु उन भाइयों के घर पर जाता है जिन्होंने अपनी बहन का मांस पका कर खाया था, अपनी बहन की हत्या की थी। प्रिय दर्शकों, वो साधु जैसे ही बड़े भाई की द्वार पर जाकर बांसुरी बजाता है, उस बांसुरी से आवाज़ आती है कि नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है सबसे बड़ा हत्यारा, नहीं बाजो रे बांसुरी, इसने सभी रिश्ते किए कलंकित, इसको जरा भी दया नहीं आई, मत बाजो रे बांसुरी। इस तरह से बांसुरी में से आवाज़ आती है, तो वो भाई चौंक जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि इस बाबा को जल्दी से भिक्षा देकर यहाँ से भगा दो, इसे विदा करो। तो उसकी पत्नी जल्दी से साधु को भिक्षा देकर वहाँ से विदा करती है। फिर वो साधु दूसरे भाई के द्वार पर जाता है, तो वो बांसुरी फिर से वही गीत गुनगुनाने लगती है कि नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है मेरा हत्यारा। प्रिय दर्शकों, इस तरह से वो साधु भी वहाँ से, वो भाई भी अपनी पत्नी से कहता है कि इसे बाबा को जल्दी से भिक्षा देकर यहाँ से विदा करो। तो साधु इस तरीके से अपने उस बहन के 6 भाइयों के दरवाजे पर जाता है और बांसुरी हर बार वही गीत गुनगुनाने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब 7वें भाई का नंबर आता है, तो वो बांसुरी गुनगुनाने लगती है कि यही है मेरा प्यारा भाई, बाजो रे बाजो बांसुरी, यही है मेरा प्यारा भाई। अपने मन में काफ़ी समय से दबा कर बैठा है, अपने मन को दबाए बैठा है, बाजो रे बांसुरी। इस तरीके से उस बांसुरी में से आवाज़ आती है। प्रिय दर्शकों, जब इस तरह की आवाज़ उस बांसुरी में से आती है तो वो 7वां भाई उस साधु का काफ़ी आदर सत्कार करता है, उसे अपने घर में बिठाता है और साधु से वो उस बांसुरी को देने का अनुरोध करता है। तो साधु उस बांसुरी को जो है उस 7वें भाइयों को देकर चले जाते हैं, 7वें भाई के पास वो बांसुरी देकर चले जाते हैं। वो 7वां भाई उस बांसुरी को अपने चारपाई के सिराने रखकर सो जाता है और अगले दिन उस बांसुरी को धूप दीप देकर स्थापित कर देता है एक जगह पर। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो वो भाई देखता है कि उसके घर की नियमित साफ सफाई होती है और काफ़ी अच्छा उसका घर हो गया है। तो वो अपनी बड़े भाई की पत्नी से जाकर पूछता है, अपनी भाभी से जाकर पूछता है कि क्या आपने मेरे घर की साफ सफाई की है? तो वो कहती है कि हमें अपने घर से ही फुर्सत नहीं है, हम तुम्हारे घर की साफ़ सफाई कब करेंगे?
कैसे करेंगे, किस दिन करेंगे, तो वो मना कर देती हैं कि हमने कोई साफ़ सफाई तुम्हारे घर की नहीं की है। प्रिय दर्शकों, अब छोटा भाई सोचने लगता है कि इन्होंने मेरे घर की साफ़ सफाई नहीं की है तो मेरे घर की साफ़ सफाई किसने की है। वो काफ़ी व्याकुल होता है, काफ़ी परेशान हो जाता है और वो एक दिन निश्चय करता है कि मैं छुप कर देखूंगा कि मेरे घर की साफ़ सफाई कौन करता है। प्रिय दर्शकों, उस दिन वो सातवां भाई, जो उस बहन का सातवां भाई था, वो काम पर नहीं जाता है। वो छुप कर देखता है तो देखता है कि बाँसुरी में से एक लड़की निकलती है और उस घर का पूरा कार्यकाज करती है, पूरा कामकाज करती है और फिर उसी बाँसुरी में समा जाती है वो लड़की। प्रिय दर्शकों, यह नज़ारा वो लड़की का भाई जो था 7वें नंबर का, वो देख रहा था। इसके बाद वो अपने भाभी को, अपने बड़े भाई की पत्नी को ये बातें बताता है। तो उसके भाई की जो पत्नी थी वो कहती है, उसकी भाभी जो है वो कहती है कि आप ऐसा करना, जैसे ही वो लड़की उस बाँसुरी में से निकलती है, उस बाँसुरी को आग में डाल देना और उस पर तुलसी जल छिड़क देना। प्रिय दर्शकों, अगले दिन वो जो लड़की का भाई था वो छुप कर देखता है तो वो लड़की उसमें से फिर निकलती है और घर का काम काज करने लग जाती है। वो जो भाई था उस बाँसुरी को आग में डाल देता है और उस पर तुलसी जल छिड़क देता है। जैसे ही वो उसे आग में डालकर तुलसी जल छिड़क देता है, वो लड़की अपने पूर्ण रूप में आ जाती है। दोनों भाई बहन रोने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। भाई जो था अपनी गलती का पश्चाताप करता है और सोचता है कि ये मेरे हाथों क्या हो गया। दोनों एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देते हैं और दोनों प्यार और प्रेम से एक दूसरे को अपना लेते हैं। अब जो बहन थी वो उसके घर का पूरा कार्यकाज करने लगी और दोनों भाई बहन जो थे वो एक ही घर में अच्छे तरीके से और प्यारपूर्ण तरीके से रहने लगते हैं। अब उन्हें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है और ये कहानी हमें यही सिखा कर जाती है, जो व्यक्ति अपने घर में प्यार और प्रेम से रहता है उस व्यक्ति के घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। प्यार प्रेम से रहने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया को पा लेता है और जो व्यक्ति घर में गलत कार्य करता है, घृणित कार्य करता है, वो व्यक्ति एक दिन अपने पूरे परिवार को खो देता है और उस व्यक्ति का जीवन हमेशा दुख और संकटों से गुजरता है और उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख और संकट आ जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी है वो बिल्कुल सही है और सटीक है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, हम इस तरह की मोटिवेशनल कहानी अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।